सभी को नमस्कार। आज के क्विक शेयर रिव्यू के सेशन में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका रिक्वेस्ट आया है तो आज हम उसी को रिव्यू करेंगे। हम बात कर लेते हैं क्वेस्ट कॉर्प की। देखिए, क्वेस्ट कॉर्प जो कंपनी है वो एक तरह की बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि ये बेसिकली स्टाफिंग सॉल्यूशन देती है। बेसिकली ये वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, प्रोडक्ट लेड बिजनेसेस, यहाँ पे ये अपने सर्विसेज देती है, प्रोवाइड करती है। और अगर देखा जाए तो इसमें ये पर्टिकुलरली सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर केयर, आफ्टर सेल सर्विस, बैक ऑफिस ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इस तरह के ये सर्विसेज देती है। अगर इनके रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो जनरल स्टाफिंग, आईटी स्टाफिंग, ओवरसीज स्टाफिंग और अदर्स, इस तरह के इनके रेवेन्यूज आते हैं। बेसिकली जनरल स्टाफिंग से इनके 80% का रेवेन्यू आता है। ये देखा जाए तो हर तरह के सेक्टर में, रिटेल में, टेलीकॉम में, इंडस्ट्रियल्स में, एफएमसीजी, लॉजिस्टिक, आईटी, तो काफी मिक्स बैग है ये। कंपनी के शेयर की बात करें तो 599 600 पे अराउंड ये शेयर चल रहा है अभी। ये एक अगेन स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। स्टॉक का पी 29 चल रहा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी 23। इंडस्ट्री पी में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स डायरेक्ट कुछ जज कर पाना मुश्किल है स्क्रीनर के हिसाब से। तो 29 के पी को हम लेके चलते हैं। आरओसी 11%, आरओई 11%, ओके फाइन है। रिजर्व टू डेट रेशियो काफी अच्छा है, आई थिंक ये 3:1 है, विच इज गुड, ठीक है ना। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका 3.6 है, ये काफी कम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब इस तरह की कंपनी जिनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होते हैं वो बहुत सिक्लिकल इन नेचर हो जाते हैं। प्लस उसके बाद कभी भी इनको कुछ सडन कुछ डेंट आता है या कोई बड़ा कुछ इनको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खट्टे से माइनस में चले जाते हैं। तो ये चीज हमेशा थोड़ा सा इनको कुशन नहीं मिलता अच्छे से, ठीक है ना। इसलिए आपको जरूरी हो जाता है कि ये कंपनी को आपको एक्टिवली ट्रैक करना है। दो वजह है, एक तो ये स्मॉल कैप है, दूसरा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो आपको इसको हर मंथ में और हर क्वार्टर में तो डेफिनेटली ट्रैक करना ही चाहिए। शेयर की अगर हम बात करें तो शेयर का प्राइस देखिए जो कि 2016 के अराउंड 475 का था, ऊपर पे गया ये 1100 के अराउंड। फिर इसने कोविड के टाइम पे 172 बनाया और अभी 600 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसको अगर हम पीई रेशियो में देखें तो आप देखोगे कि इनके जो ईपीएस हैं, ठीक है ना, वो 2018 में जो ईपीएस हुआ करते थे 19 या 22 के, वो अभी जाकर के भी 20 का ईपीएस बना रहा है। यानी कि पिछले 5 सालों में ये कंपनी ने ईपीएस में कोई ग्रोथ करी ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इनके ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। जो ये 5 साल पहले 6 साल पहले बनाते थे ईपीएस, वही अभी बना रहे हैं। तो ये चीज उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। स्मॉल कैप कंपनी से और माइक्रो कैप कंपनी से हमको यही एक्सपेक्टेशन होता है कि आप अपना ईपीएस हर 2 साल में, 3 साल में, कम से कम 5 साल में डबल तो करो। अगर आप अपना ईपीएस ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस वजह से इनका ईपीएस जो आज भी वहीं खड़ा है, और सेम चीज आप प्राइस के रेंज में भी देखोगे, प्राइस भी इसी वजह से कंसोलिडेटेड एक रेंज में दिख रहा है। अब अगर आगे जाकर के हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस के टेबल को देखें तो डेफिनेटली जो इनका सेल्स है वो ग्रो तो कर रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा से 4, 5, 6 के रेंज में रहा है, ठीक है ना। ये चीज कभी भी इसको ग्रो नहीं होने देगी। जब तक इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ अच्छे नहीं आते, ग्रोथ नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें इनके ईपीएस की तो सेम चीज आप देख सकते, 18 का ईपीएस है और 6 साल पहले भी 21 का ईपीएस था, तो ईपीएस में कोई खास ग्रोथ हुई नहीं है। आप यहाँ पे सेम चीज देखोगे कि जो सेल्स ग्रोथ हो रही है पिछले 3 सालों में 21% से हुई है, और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुई, 4% ही है। 3 सालों की बात करें तो 86% ग्रोथ हुई है। इसी वजह से स्टॉक का प्राइस में देखा जाए तो अभी वो 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ तो नहीं आया है, बट वो पीई में एडजस्ट हो गया है। 2018 में जब स्टॉक का पीई 43 था और ईपीएस 17-18 था, आज भी स्टॉक का जो ईपीएस है वो 20 है और स्टॉक का पी 28 है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इनका स्टॉक का जो प्राइस है वो उसके करंट प्रॉफिट पे एडजस्टेबल है और एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। यहां से जो फ्यूचर ग्रोथ आएगी वो पूरी की पूरी ईपीएस से आएगी, पीई से नहीं आएगी। और अगर मैं ईपीएस की प्रोजेक्शन की बात करूं तो ईपीएस जो अभी इसका 20 चल रहा है, FY 25 तक के 22% ग्रोथ होने के चांस है। यानी कि जो करंट ईपीएस है 20 का, वो एवरेज एस्टीमेट 25 तक जा सकता है, हाई एस्टीमेट किया गया तो 28 जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आपको ईपीएस दिख रहा है 18 का, ये ग्रो करके 25 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो जब ये 25 तक जाएगा तो आपको शायद स्टॉक के मूवमेंट में करीब 20-30% का अपसाइड यहां से देख सकते हो। और उसके बाद स्टॉक को अपना एक पुराना रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा जो कि इसका ऑलमोस्ट 1200 का रेजिस्टेंस है। सो ये यहां तक तो 1100-1200 तक जा सकता है अगले 12 महीने में, इसकी पॉसिबिलिटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, जो था कंसिस्टेंटली वही दिख रहा है। 55-56 का प्रमोटर होल्डिंग है, 15 का एफआईआई होल्डिंग है, डीआईआई का 10% होल्डिंग है और पब्लिक का 16-18% का होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टेबल है। अगर समरी बोलूं तो क्वेस्ट कॉर्प में आई थिंक आप कुछ ज्यादा अपसाइड भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक साल का 20% इज गुड इनफ, कोई ज्यादा डाउनफॉल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट इज एज सिंपल एज इट इज। नेक्स्ट हमें कवर करना है आवास फाइनेंशियर। देखिए, आवास फाइनेंशियर जो है वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये बेसिकली हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट में। तो ये सेमी अर्बन, रूरल एरियाज में ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और वहां पे ये बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करती है। इनका जो फुटप्रिंट है देखा जाए तो मल्टीपल स्टेट्स में काफी अच्छा इनके प्रेजेंस है
और आगे आने वाले समय में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक के हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के एरिया में ही देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से इनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, होम लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसी तरह के लोन ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। इनका जो एवरेज टिकट साइज है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक लोन कंपनी के एक एवरेज टिकट साइज भी हमें देखने चाहिए। तो इनका जो लोन साइज है वो 8 लाख का एवरेज है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये 20-25 लाख का लोन मैक्सिमम देते होंगे। इसका मतलब ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में ही बेसिकली लोन देते हैं। बड़े शहरों में 20-25 लाख में कुछ नहीं आता। और अगर आगे की भी बात करें तो इनका जो फ्यूचर भी जो फोकस है वो बेसिकली रूरल में ही है। आगे भी जाकर के स्मॉल टिकट साइज को ही ज्यादा कंटिन्यू रूरल और सेमी अर्बन एरिया में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो अगर अब हम स्टॉक को रिव्यू करें आवास फाइनेंशियल को, ये एक मिड साइज की कंपनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक का पी 28 है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी 22। सो रिलेटिवली एक अपने करेक्ट प्राइस पॉइंट पे है। आरओसीई 10% के अराउंड, आरओई 13%, विच इज फाइन। रिजर्व टू डेट इसका आई थिंक ये फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी उसका डेट ज्यादा रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 73-70 के ऊपर है, तो आई थिंक इट इज फाइन। अब अगर हम आ जाए इनके चार्ट को देखने के लिए, तो इसका जो पिछला आई थिंक 6 साल से 2018 से ये लिस्ट हुई है, 700 के प्राइस से लिस्ट होकर के इसने अपना टॉप बनाया है 3000 का फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद से एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखा जा सकता है और अभी जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है 1700 पे। पीई को अगर हम स्टडी करें और ईपीएस को स्टडी करें तो एक काफी अच्छा ईपीएस ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रही है। देखिए यहाँ पे मैं एक पॉज लूंगा, जो कि मैं बात करता हूं कि हमेशा आपको पीई और ईपीएस को एक साथ देखना चाहिए, और स्क्रीनर भी ये फैसिलिटी देता है कि आप ये दोनों चीजों को एक साथ देख सको। इसके पहले जो हमने दोनों शेयर को रिव्यू किया, करेक्ट, बजाज हेल्थ और पराग मिल्क, आप एक चार्ट देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि बिजनेस किस तरह से चल रहा है। यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बिजनेस जो है, कोविड हो ना हो, ये कंसिस्टेंसी के साथ इसका ईपीएस, ये ब्लू कलर के जो बार आपको दिख रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं। और ये बहुत क्लियर साइन है कि बिजनेस तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शेयर में अप एंड डाउन जो भी चल रहा हो, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे पीई देखोगे तो जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो मार्केट ने इसको काफी हाई पीई दिया था, 85 तक के, और एनबीएफसी को यहाँ पे मार्केट 80 का 90 का पीई बहुत आराम से दे देता है। और फिर उसके बाद ईपीएस से ये जो पूरे जो पीई है ये एडजस्ट हुआ। कोविड के टाइम पे पीई जो था 32 के अराउंड गया, और अभी जो इसका पीई है वो मीडियन 49 है, और करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 28 के पीई पे। तो ये अपने मीडियन पीई से काफी नीचे है। तो यहाँ पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन बन गया क्लियरली कि यहाँ पे एक पीई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है। अब अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखेंगे कंसिस्टेंटली, जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है, सेल्स इनका कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट इनके कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका स्टेबल है, 38%, 37%, 32%, तो स्टेबल इनके मार्जिन से। प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, एंड सेम चीज आपको ईपीएस में भी दिख रही है कि कंसिस्टेंट ईपीएस ग्रोथ हो रही है। तो बिजनेस में एक कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे कंपनी परफॉर्म कर रही है। सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। स्टॉक का प्राइस पिछले एक साल में 10% ही बढ़ा और पिछले 3 साल में 15% का लॉस दिया है। तो अगर नेट देखा जाए तो 5 साल में सिर्फ 4% की ग्रोथ दी है। अब यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से समझ में आ रही है कि जो कि स्टॉक ने प्रॉफिट दिया है 23% का, तो स्टॉक का प्राइस का भी कैगर जो है वो 23%, कम से कम उससे ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा, 30% होना चाहिए 5 साल का। तो यहाँ पे भी आपको 20% से 30% का अपसाइड दिखता है इस नंबर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने जो रिसेंटली पिछले 2 क्वार्टरों में अपना शेयर होल्डिंग कम किया है ऑलमोस्ट 12% से, ये करीब काफी कुछ हद तक के एफआईआई ने 2% खरीदा है और डीआईआई ने 15 से 23 किया है। तो जो भी माल यहाँ पे बिका, ठीक है, वो सारा माल एफआईआई ने और डीआईआई ने खरीद लिया। काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब अगर हम फ्यूचर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो अभी इसका फिलहाल 62 के अराउंड है, ये हमारा एवरेज एस्टिमेट है कि 75 जा सकता है, हाई एस्टिमेट में ये 80 तक के भी जा सकता है, यानी कि ईपीएस अगले साल तक के 20% ग्रोथ करेगा। इसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे डबल अपॉर्चुनिटी क्लियरली मिल गई है कि इसका पीई एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी है, और ईपीएस की जो हमने अभी रिसेंटली बात करी, अभी जो इसका ईपीएस 62 का है, ये बढ़कर के 75 या 80 तक के भी जा सकता है। तो ईपीएस एक्सपेंशन भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये काफी अच्छा पोटेंशियल शेयर मेरे को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। लॉस में तो शायद, अगर लॉस पे हो तो वो लॉस रिकवर हो जाएगा, एंड अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं मेरे व्यूअर्स को बोलूंगा कि ये एक ऐसा शेयर है जिसपे एक डिटेल एनालिसिस की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि इस पे मैं एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट के भी वीडियो बनाऊं, जिस तरह से मैंने एसबीआई कार्ड और आईआरसीटीसी के भी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको लगता है कि आवास फाइनेंशियल पे भी बनाना चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो भी मैं जल्दी से अपलोड कर सकूं। सो ये डीसीबी बैंक को भी रिव्यू करूंगा, तो आई थिंक मेरे को एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे भी मिला है। जो हमने नर्सरी क्लास के वीडियो में एक बहुत बेसिक सी एक बात करी थी, वो चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो देखिए, डीसीबी बैंक का जब आप नॉर्मली गूगल पे जाके उसका मैक्स चार्ट देखोगे, देन यू विल रियलाइज 2006 के अराउंड ये शेयर लिस्ट हुआ था 47 रुपीज पे, और आज ये 131 रुपीज पे है। तो ये इसको ऑलमोस्ट लिस्ट होते होते अभी 18 साल हो गए। 18 साल में इसने सिर्फ 177% का रिटर्न दिया है। तो हमने हमारे नर्सरी क्लास के वीडियो में बोला था कि आपको सबसे पहले ऑल चार्ट देखना चाहिए किसी भी कंपनी का।
जिस कंपनी ने 20 सालों में 177% रिटर्न दिया है, यानी कि ये तो एफडी से भी स्लो रिटर्न दिया है। आप अंदाजा लगा के देख लो, आपको एफडी में भी आपके जो पैसे हैं वो 8-9 साल में डबल हो जाते हैं। ये उस रेट से भी देखा जाए तो ये ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये 20 साल में सिर्फ 177% रिटर्न देना, ये काफी अंडर परफॉर्मेंस में मानूंगा यहाँ पे। हालांकि बीच में अगर देखा जाए तो कोई किसी ने अगर इसको 2011 में लेकर के 2019 में बेचा होगा तो 600% की रिटर्न आती है, बट ऐसा हो नहीं पाता कि आप इसको बॉटम पे खरीदो टॉप पे बेचो, ऐसा हो नहीं पाता है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई शेयर ने इतने टाइम के बाद भी अगर इतने 20 साल में, तो आपका मल्टीबैगर रिटर्न बन जाना चाहिए अगर एक अच्छी कंपनी होती है तो एक चीज यहाँ पे काफी देखने वाली बात रहती है कि अगर आप इस तरह से भी एनालिसिस करते हो तो आपको शेयरों का एक आइडिया लग पाता है। सो क्विकली हम डीसीबी बैंक को एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, ये मिड कैप की कंपनी है, मिड कैप होने के बाद भी 20 साल में ये मिड कैप की मिड कैप ही है, तो फिर इस कंपनी में आगे ग्रोथ होने की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये एक तरह का कोऑपरेटिव बैंक है। ये देखा जाए तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिक्स करती है, यानी कि मॉर्टगेज करती है, एग्रीकल्चर और इंक्लूसिव बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एसएमई और एमएसएसई लोन, को लेंडिंग, गोल्ड लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, ये सब बिजनेसेस हैं इनके। बट देखा जाए तो ये जो इसका साइज है उसके हिसाब से ये काफी छोटा है और 20 साल के बाद भी ये छोटा कंपनी में मानूंगा इसको, ठीक है ना। स्टॉक का पी अंडर वैल्यू डेफिनेटली है, 7 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री का पी 12 है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है ना। और आरओसीई आरओई 7 और 11% है, चलो मान लिया, ओके है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 70% इज फाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो ईपीएस इसका 17% जो कि अभी दिख रहा है, राइट। इसके मैक्स चार्ट में अगर आप देखोगे तो प्राइस का जो मूवमेंट हुआ है वो हमने जस्ट अभी देखा, राइट। ये अभी भी अपने एक जो ना ही ये अपने टॉप को ब्रेक किया है, ना ही इसने अपने बॉटम को ब्रेक किया है, ठीक है। पी रेशियो की अगर हम बात करें तो एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ यहाँ पे दिख तो रही है ईपीएस में, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। 2011 में इसने 2 का ईपीएस किया था और 2024 में 14 साल के बाद भी इसका ईपीएस 4 गुना हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ये काफी स्लो ग्रोथ मानी जाएगी। बट अगर इसका मीडियन पीई के हिसाब से देखें तो 14 का पीई है, तो यहाँ पे आपको पीई का एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं इसको बाइंग करने का रिकमेंडेशन दूंगा। मैं बस ये बोलूंगा कि अगर आपका लॉस में है तो आप इसको, जब इसकी रैली आएगी तो यू कैन थिंक ऑफ एग्जिट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे और एडिशन करना नहीं बनता है, क्योंकि अगर आपको कोई एक स्मॉल कैप लेना ही है तो एक ऐसे स्मॉल कैप को लीजिए जो कि जिसमें एक मल्टी बैगर पोटेंशियल हो, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप का काम ही ये होता है कि वो अपने आप को स्मॉल से मिड करे, मिड से लार्ज कैप करे। अगर कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं बढ़ रहा है तो वो कंपनी में ग्रोथ कहां से आएगी। एक अगर देखा जाए इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो एक रेवेन्यू तो कंसिस्टेंटली आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली आ रहा है, कभी थोड़ा बहुत डेंट आया है, आई थिंक ये कोविड का इंपैक्ट होगा, बट अदरवाइज इनका फाइनेंशियल मार्जिन 5 से 6% है। एंड देन ईपीएस भी देखा जाए तो एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ तो कर रहा है, बट ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाएगी। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 10-12%, 10% का इसमें ग्रोथ है, और उतना तो कैगर भी इसका 7-8%, 10% ही है। तो देखा जाए तो ये एक एफडी की तरह रिटर्न देने वाला शेयर बना हुआ है। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस शेयर से करना सही नहीं रहेगा। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 14% है, एफआईआई 14% है, और डीआईआई ने अभी रिसेंटली देखा जाए तो 2 क्वार्टरों में अपने शेयर्स को कम किए हैं, 34% से कम होकर के 27% हुआ। तो डीआईआई ने अपने थोड़े से शेयर्स यहाँ पे कम किए हैं। तो देखा जाए तो उतना अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है मेरे को, बिकॉज इसका हिस्ट्री इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। इसके फ्यूचर की बात करें तो जो इसका करंट ईपीएस है 17 का, ये एस्टिमेटेड है कि 20 तक जाएगा, यानी कि 17% या 22 तक जाएगा, यानी कि 20% का ईपीएस ग्रोथ है। तो यहाँ पे अगर मैं समरी दूं तो स्टॉक का पीई एक्सपैंड हो सकता है, 7 का जो पीई है वो 12-14 जा सकता है, और जो ईपीएस है वो 17 का ग्रो करके 20-22 जाएगा अगले 12 महीने में। तो वहां से देखा जाए तो हो सकता है जो प्राइस में है एक थोड़ी सी अच्छी रैली आ सकती है, अगर मार्केट भी अच्छी तरह से जाएगा। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है यानी कि 200 या 230 के अराउंड, वहां तक ये शेयर जा सकता है, बट इसमें और ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल तो मुझे नहीं लग रही। तो देखिए, अगर बात करें तो आपके जो शेयर्स जो आपने मेरे को रिकमेंड किए हैं, बजाज हेल्थ केयर माइक्रो कैप है, पराग मिल्क, क्वेस्ट कॉर्प और डीबी बैंक आपका स्मॉल कैप है, आवास जो है वो मिड कैप है। तो देखा जाए तो ये मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का ही कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं होप करूं, आवास को अगर एक्सक्लूड कर दूं, तो मैं होप करता हूं कि आपके बाकी शेयरों में 20% से ज्यादा आपका पोर्टफोलियो ना हो तो बेहतर है। एनीवे ये काफी कह सकते हैं चैलेंजिंग कंपनीज हैं, तो बस आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है वो काफी अच्छे से मेंटेन रहे। तो चलिए, इसके साथ साथ यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। अगर आप में से कोई और भी इस तरह से अपना कुछ 5-6 शेयरों को रिव्यू करवाना चाहता है तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से वीडियो बनाने की। वीडियोस लंबे जरूर होंगे, बट आप देखिए काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज थी। हमने इन कंपनियों के साथ साथ एक अलग अलग स्टोरीज और अलग अलग केस को पढ़ा कि किस तरह से कंपनियों को स्टडी की जा सकती है, किस तरीकों से कंपनियों में बारीकियों को समझा जा सकता है, और आगे आने वाले समय में आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि यार अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है और उसका फ्यूचर उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो वहां से पैसे निकाल करके आप उन कंपनियों में लगा दो जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो उसी को हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बोलते हैं। तो मेरा आगे जाकर के थॉट ये भी है कि मैं आप लोगों की पोर्टफोलियो रिव्यू भी करूं। अगर आपको लगता है कि पोर्टफोलियो रिव्यू मेरे को करना चाहिए,
सो आप कमेंट में लिख दीजिए कि प्लीज रिव्यू पोर्टफोलियो, तो मैं आगे जाकर के कुछ ऐसा कोशिश करूंगा कि पोर्टफोलियो रिव्यू करने की भी आप लोगों की कोशिश करूं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।